Myself, Raj Malwan, Assistant Professor, Political Science, SK Government Girls College सीकर। स्टूडेंट्स, हमारा पिछला वीडियो उदारवादी राष्ट्रवाद के ऊपर था। आज का हमारा टॉपिक है उग्रवादी राष्ट्रवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जिन उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक सुधार करना था और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे। लेकिन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के अपेक्षाकृत युवा वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों, विशेषतया नरम संवैधानिक साधनों के प्रति उनमें अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ेंगे। सबसे पहला कारण था सन 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। स्टूडेंट्स, संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। लेकिन यह अधिनियम स्वयं में ही इतनी कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। इस अधिनियम में जो आशा की गई थी वह आशा बिल्कुल पूरी नहीं हुई और इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी कम थी और परिषद के कार्य और अधिकार भी बहुत सीमित थे। इस कारण कांग्रेस के अंदर और बाहर एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो क्रमिक परिवर्तन के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन और प्रार्थना पत्रों के स्थान पर आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देने लगा। दूसरा कारण है धार्मिक पुण्य उत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के जो प्रारंभिक नेता थे वह पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और उनकी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को वह भारत के हित में मानते थे। लेकिन कालांतर में धार्मिक पुण्य उत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में अब एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था और जिसका विश्वास था कि विदेशी शासन की समाप्ति की जाए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के बारे में जिस विस्तार से बताया, उससे भारतीयों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव का परिचालन हुआ। इसी के साथ तिलक ने भी भारत की स्वाधीनता के लिए हिंदू उत्सवों और हिंदू संगठन पर बल दिया। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति अपना परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझते थे। तीसरा कारण था प्राकृतिक कारण। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े, जिनमें सबसे अधिक भीषण 1896-97 का अकाल था, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। इस भयानक अकाल में शासन द्वारा सहायता कार्य बहुत ही अपर्याप्त और धीमे थे। शासन का रुख बहुत ही उपेक्षापूर्ण था। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता भूखों मरने लगी। दूसरी तरफ शासन रानी विक्टोरिया का जन्म उत्सव मनाने के लिए 1897 में ही दिल्ली में शानदार दरबार कर पानी की तरह पैसा बहा रहा था। अकाल की यातना से मुक्ति नहीं मिली थी कि बंगाल प्रांत के दक्षिण भाग में भयंकर प्लेग फैल गया। अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निष्क्रियता दिखाई, प्लेग का सामना करने में भी उतना ही अधिक अविवेकपूर्ण और निर्दयी सक्रियता उनके द्वारा अपनाई गई। प्लेग कमिश्नर रैंड और सेना के द्वारा बड़ा ही निर्मम व्यवहार किया गया। इस तरह के व्यवहार को जनता सहन नहीं कर सकी और इसके परिणाम स्वरूप जनता में इतना रोष फैल गया कि कमिश्नर रैंड और उसके एक साथी अरियस्ट को एक नवयुवक द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। चौथा कारण है आर्थिक असंतोष।
सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे देसी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन शासन द्वारा शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इससे भी उनमें निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। पांचवा कारण था भारतीयों के प्रति कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक अन्य कारण अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों द्वारा भारत विरोधी दृष्टिकोण तथा प्रचार था। इस अपमानजनक व्यवहार की भारतीयों में प्रतिक्रिया होना नितांत स्वाभाविक था। छठा कारण था विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों विशेषकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। भारतीयों के द्वारा यह अनुभव किया गया कि उन भारतीयों के साथ भारत राष्ट्र की पराधीनता के कारण ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसकी समाप्ति का एकमात्र उपाय भारत के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति ही है। सातवां कारण है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। जब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपनाया गया। आठवां पॉइंट है भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। 19वीं सदी तक पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के किसी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904-05 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। यह असंभव समझी जाने वाली घटनाएं थी और इन्होंने भारतीयों में यह विचार उत्पन्न कर दिया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वाधीनता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। 9वां पॉइंट बाल, लाल और पाल का नेतृत्व। उग्र राष्ट्रीयता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का नेतृत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था। यह नेता अटूट देशभक्त और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। तिलक कहा करते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावर्ती नहीं। 10वां पॉइंट लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। भारत में उग्रवाद के उदय के लिए यदि कोई एक कारण सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी कहा जा सकता है तो वह है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। लॉर्ड कर्जन ने निर्धन जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए और इस धनराशि को सेना पर व्यय किया गया तथा सप्तम एडवर्ड को भारत का सम्राट घोषित करने के लिए जनवरी 1903 में दिल्ली में विशाल दरबार लगाया गया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन का भारत और भारतीयों के प्रति व्यवहार बहुत अधिक अपमानजनक था। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य 16 अक्टूबर 1905 को किया गया बंगाल का विभाजन था। यद्यपि इस विभाजन के पक्ष में सरकार का तर्क था कि बंगाल जैसे बड़े प्रांत पर एक ही केंद्र से शासन नहीं किया जा सकता और सुशासन के हित में उसका विभाजन आवश्यक है, लेकिन वास्तव में जैसा कि डॉक्टर जकारिया लिखते हैं, उद्देश्य और प्रभाव की दृष्टि से बंगाल के विभाजन का कार्य नितांत धूर्ततापूर्ण था। वास्तव में बंगाल का यह विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति के अनुरूप किया गया था। बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए बंगाल में तीव्र आंदोलन शुरू हो गया जो शीघ्र ही लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया।
यद्यपि बंगाल के विभाजन में कर्जन का उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचल देना था, लेकिन व्यवहार में इस कार्य के परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल वरन संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावनाओं को जन्म मिला। उपयुक्त सभी कारणों के परिणाम स्वरूप भारत में उग्र राष्ट्रवाद और कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी पक्ष का उदय नितांत स्वाभाविक था। धन्यवाद।